तो तकरीबन पूरे शहर में घूमते हैं, हमने तो फिलहाल कहीं भी नहीं देखा कि कहीं हमला किया हो। ये झूठ है भाई, इसी तरह झूठ है। क्या हम लोग फिर रहे हैं कराची में, अगर हमला हुआ तो हम लोग फिरते थे क्या? सब इसमें नहीं है, सबको पागल बनाया जा रहा है, अपनी आवाम को खुद ही बेवकूफ़ बनाते हैं। सिर्फ झूठ है, नहीं कर सकता। खासतौर पर पाकिस्तान पे अटैक, वो भी कराची पे कभी भी अटैक नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ बातें थी। हम कराची पोर्ट के पास ही रहते हैं, कुछ भी नहीं था ऐसा सीन। वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया झूठ बोल रहे हैं। मीडिया वार चल रही है। कराची में कोई हमला नहीं हुआ है, ना देखा ना सुना, वो बस बातें ही हैं उनकी। और उनका मीडिया इतना हाइप अप करता है, कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है इंडिया में। बस बातें बनाने में इंडिया नंबर 1 है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंडिया की क्या मजाल भाई जो पाकिस्तान पे हमला करे। पाकिस्तान का एक जवान सिपाही खड़ा हुआ है भाई। इंशाल्लाह हमको अगर इजाज़त देंगे, हम तो हवा में भाई सबसे पहले आगे होंगे। फौज तो साइड पे रहेगी, हम भी सिपाही हैं भाई वतन के। इंडिया की क्या मजाल जो पाकिस्तान के ऊपर चलाए कुछ। हमला तो हमें तो कुछ नज़र नहीं आया इधर। तो ऐसे ही इंडिया का तो मीडिया वैसे ही बकवास कर रहा है। वो तो कल को कह रहे थे कि हमने F-16 भी गिरा दिए हैं। नहीं तो ये इंडिया ने किस जगह पर हमला किया है? कराची में। हमें तो कहीं पे नहीं लग रहा। कराची में रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आपके सामने है। बल्कि हमला तो हम करेंगे इंशाल्लाह, और दिन की रोशनी में करेंगे। जैसे हमारे जहाँ बाजों ने बोला कि जगह का तयन हम खुद तय करेंगे, और दिन की रोशनी में। हम बुज़दिल नहीं है जो हम अंधेरों के अंदर करें। और हमारी तो दुआ ये है कि ये ग़ज़वा हिंद हो, हम तैयार हैं। मेरे साथ मौजूद है आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। साथ साथ में ज्वाइन किया एयर कमांडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब ने, दिफाई तज़ियाकार हैं। सर आपका भी शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब, सर आपका भी शुक्रिया। और मुझे कुछ देर में ज्वाइन करेंगे कर्नल रिटायर आबिद लतीफ़ साहब। आबिद साहब, सर आपका भी शुक्रिया। राना साहब, सर आप ही कुछ फरमा दीजिएगा। सर 30-35 साल तो सर आपको भी सहाफ़त में हो ही गए हैं, मोहतात अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ। ये इतनी अच्छी सहाफ़त पाकिस्तान में क्यों नहीं हो पाती कि जो हिंदुस्तान में हो रही है? हर चैनल की अलग अलग ख़बर थी, अलग अलग शहर था, अलग अलग जो है वो तरीक़ेकार था उसको बयान करने का। रिपब्लिक टीवी कहता है कि लाहौर कैप्चर हो गया है, लाहौर में बंदरगाह है। मैं लाहौर बहुत आता रहता हूँ, आप भी बहुत, मुझसे तो बहुत ज़्यादा आप आए होंगे। बंदरगाह हमें शायद नहीं दिखाते, हम लोग शायद इस काबिल नहीं समझते होंगे लाहौरी हमें कि अपनी बंदरगाह दिखा दें। बंदरगाह पे भी कब्ज़ा हो गया, लाहौर में फ़ौज आ गई। मैं लाहौर में ही था, मुझे नज़र नहीं आई, हो सकता है कोई उन्होंने सुलेमानी चादर पहनी हो। फिर कराची में मैंने फ़ोन किया, ज़ाहिर है मेरा घर है वहाँ पे, बच्चों की फ़िक्र थी। उन्होंने कहा जी पोर्ट पे तो कुछ नहीं है, यहाँ तो चाय पी रहे हैं हम बैठे हुए पठान के होटल पे बाहर। इसी तरीके से इस्लामाबाद आप हैं सर, वहाँ पे सुना है प्राइम मिनिस्टर साहब के घर से कोई 10 किलोमीटर दूर पता नहीं पहुँच गई थी हिंदुस्तान की फ़ौजें। क्या हो रहा था? राना साहब ऐसी सहाफ़त आप क्यों नहीं कर पाए आज तक सर? मैं तो ये वाकई सोच रहा था कि आप लाहौर में हैं कि कराची में। चले हम फिर पेशावर से शुरू करते हैं बात, क्योंकि उन्होंने पेशावर में भी वो आग लगा दी थी, गोले मार दिए थे। हमारे तो जहाज इस्लामाबाद की फिजा सिर्फ एक स्पेशल प्लेन के लिए खोली गई थे, जिसमें से अफसरों की फैमिलियां भाग रही हैं। कुछ अरेस्ट कर लिए थे उन्होंने। फिर वो आपको पता है कि लाहौर में जो बंदरगाह नई बनी है उसके ऊपर, और बेस भी नया बना है ठोकर न्याज बेग पे। तो वो तो हम सारे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि फैसलाबाद में भी कुछ इसी किस्म की उन्होंने कार्रवाइयां की हैं। तो ये जो इमेजिनरी गवर्नमेंट होती है और उसका मीडिया होता है, जो हमने प्रेस रिलीज में भी लिखा था, बुनियादी तौर पे उन्होंने जो सोचा, जैसे वो 1965 में आए थे कि हम जिम खाने में नाश्ता करेंगे, याद होगा, मैंने कई दफा किया वहां मेहमान के तौर पे जाके ठहर के भी। तो हमने कहा चलो इंडियन अब आ रहे हैं तो उनको इस्लामाबाद में स्वागत करेंगे, उनकी मांग में सिंदूर भरेंगे। वो हमारे पायलटों ने भर दिया है। आपको तो पता है कि वो जो चाह रहे थे, असल में वो जो लफ्ज उन्हीं का बोले, जो बलात्कार उनके साथ हो चुका हुआ था, अब उनको समझ नहीं आया कि उनके साथ हम करें क्या। वो मैं एक सिख को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो जो आते थे ना पठान जब यहाँ पे हमला करने, तो ये इनके ख़वातीन को उठा लेते थे। तो फिर ये गए उनके पास, तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप हमारी शादीशुदा औरतों को भी उठा लेते हैं। उन्होंने कहा भाई कोई निशानी रखो। तो उन्होंने कहा कि संदूर हम लगा दिया करेंगे कि ये हमारी ख़वातीन शादीशुदा है। तो ये ऑपरेशन संदूर में जो सब कुछ बलात्कार हुआ है ना, अब वो उनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की इंटीग्रेटेड जो वारफेयर थी उसने तबाही फेर दिया है इंडिया की। तो साथ साथ वो जो एयर शो करने जा रहा था ना फ्रांस, उसकी भी वाट लग गई है, क्योंकि कोई समझ नहीं आ रही उनको कि वो अब क्या बेचेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं गया था, तो हम तो अब जाएंगे। और हमने मार्केटिंग शो किया है और चाइना मुस्कुरा रहा है बैठ के कि J-10C का रेडार हमने JF थंडर ब्लॉक 3 में लगाया, मिसाइल PL-15 लगाए उसमें, उनको भी हमने वही बना दिया J-10C। क्योंकि अब हमारे पास वो पाबंदी तो नहीं है ना अमेरिका वाली कि जनाब आप इस बॉर्डर पे F-16 नहीं उड़ाएंगे और इस पे उड़ाएंगे, हम आपको पुर्जे नहीं देंगे और हम आपसे बात नहीं करेंगे। जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है चाइना, जिसको हम कहते भी हैं, मानते भी हैं, और वो है भी सही,
इस लड़ाई में कौन खड़ा है आपके साथ? हर तरह से चाइना, तुर्की, अजरबैजान, बाकी सब हमारे दोस्त हैं। सब दुनिया हमारा मौक़िफ़ मान रही है। इस वक्त जब हम आप बात कर रहे हैं, सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा वो आए हुए हैं, इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं, इंडिया से होके आए हैं, उनके वहां पे भी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आए थे, हमारे दोस्त हैं, ताल्लुक हैं, वो वहां गए, वहां उन्होंने मायदे शायदे भी कर लिए कुछ अपने। चले, मुल्कों का अपना अपना मुफाद होता है, तिजारत होती है, वो सारे कर रहे हैं, गल्फ वाले भी कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि जो काम हमने किया है, इसीलिए सऊदी अरब और हम करीब है ना, कि उनको सऊदीज को पता है कि पाकिस्तान और हम एक हैं। वो बातचीत चाहते हैं, जेन्युइनली चाह रहे हैं, वो आर जा रहे हैं, मीडिएशन चाह रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ एक है फिर कि भाई आप हमें क्या बताएंगे कि जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन हुई है उसको किस तरह बर्दाश्त कर लिया जाए और हम कैसे बैठ जाएं सुकून के साथ। जो मुसलसल देखिए, हमने सैकड़ों इनके टेक्नीशियन आके बैठे हुए हैं इसराइली, हमने उनकी भी वाट लगाई है साथ साथ कि वो समझ रहे थे कि सैटेलाइट पे हम नहीं देखेंगे। अरे भाई, हम तो सैटेलाइट पे वो तैयारे भी देख रहे थे जो 125 आपने पूरे उड़ा के रखे हुए थे, और हमने उनमें से वो कहते हैं ना छान छान करके कि ये खाली हैं, इनमें पेलोड नहीं है, इसमें पेलोड है, इसमें मिसाइल है, इसमें ये कहानी है। हमने सब कुछ करके सिर्फ उनको मारा। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा भी सही कि जो पेलोड डाल चुके हुए थे हमने उनको मार दिया। और वो एक टाइम होता है खास, और इसकी इंटरनेशनल लॉगिंग होती है कि हमने राफेल को और एसयू को और उसको मिग को मारा है, तो हमारे पास सबूत मौजूद है। एक होता है स्ट्रक्चर, वो तो आप नहीं देंगे, क्योंकि गधा गाड़ी पे लगा हुआ वो मोदी की चल रहा है ना, कि मोदी साहब उठा के लेके जा रहे हैं मलबा। 2019 में तो वो याद कर रहे थे कि ये होता तो मैं पता नहीं क्या कर देता। अब 25 में उनके साथ हमने वो कुछ किया है कि अभी तक वो तिल मिला रहे हैं। वो लाइट बंद होती है, कहते हैं पाकिस्तान ने बंद कर दी है, वो हमला कर दिया है घबरा के। आपने शुरू किया था। आप राना साहब, आप ना कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, दायरे के साफ़ी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ही होता है ना, आप तवील अरसे से कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। आप कहाँ महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान मुस्तकिल गलती कर रहा है, फेक न्यूज़ फैला के अपने लोगों को परेशान करके? सर, ये इस गलती को कितना संगीन समझते हैं आप, उनके अपने लोगों के, अपने अवाम के मोराल के लिए? फिर फेक अटैक वो किए जा रहा है, अपने हवा के अंदर मिसाइल उड़ाता है, दूसरे मिसाइल से उसको मारता है, यानी कि तमाशा एक वहाँ पे वो कर रहा है। सिखों को भी खिलाफ करना चाहता है, ये भी शो करना चाहता है जैसे पाकिस्तान ने अपनी बारी ले ली है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ग्राउंड में जो है वो मैं खुद ही पहुँच जाऊँ जो है वो आउट होने के बाद और एक और बारी ले लूँ। तो वो ये भी शो कर रहा है कि मैंने, पाकिस्तान ने अपनी बारी ले लिया, हालांकि हमने अपनी बारी लेनी है, जब लेनी है, कब लेनी है, हमारी मर्जी। सर, ये भी एक उसका पहलू निकलता है। फिर उन्होंने अपने ही ब्रांड को तबाह कर लिया, आईपीएल को, जिसको सुना है कि दुबई के स्टेडियम्स में जगह नहीं मिल रही। तो सर, ये जो गलतियां हिंदुस्तान 2, 3, 4 कर बैठा है, इसके पीछे सबब क्या है? खौफ हमारा बहुत बढ़ गया है, कम्युनिकेशन की गलतियां हो रही हैं। कम्युनिकेशन से मेरी मुराद है कि ये कम्युनिकेशन जो डिलीवर करनी थी उन्हें आवाम को, ये हो क्या रहा है सर इनके साथ? वो जो शाराए फैसला आपने देखी हुई है ना, आपका घर कराची में? जी सर, जी सर, जी तो सर। वहां से मुझे इतला आई थी कि वो जो ब्राह्मोस मिसाइल है ना, वो उनकी ट्रैफिक जैम में फंस गया कराची वालों की। ठीक है। तो चूंकि बॉलीवुड का जमाना है, उन्होंने फिल्म सिटी बनाए हुए हैं, वहाँ दुनिया की हर चीज क्रिएट कर ली है। तो अब हमारे यहाँ से हीरो उतरेंगे और वो ब्राह्मोस मिसाइल जो है ना बगल में डालेंगे, और वो सारे के सारे अब इंडिया में खड़काएंगे। हम हमें उसका इंतजार है, क्योंकि वो इनके तो यहाँ बज नहीं सके, चल नहीं सके। हमारी ट्रैफिक कराची की इतनी है, मिसाइल ही रोक लिए बेचारी ने। तो जो मीडिया में उन्होंने हजियान बका, इसको मिनिमम ये लफ्ज मैं तो दे रहा हूँ कि देखें, वो अपने लोगों को झूठ नहीं बोल रहे थे, वो उनके अपने अंदर उनके खौफ है, उनको समझ नहीं आ रही थी उस खौफ को। वो कोई नाना पाटेकर बना हुआ है वहां पे, कोई सलमान खान बना हुआ है, कोई सनी देओल बना हुआ है। ये मैं साफियों की बात कर रहा हूँ, यानी कि फिल्मों का असर आ गया था। मतलब हाँ, मतलब वो झूठ बेचते बेचते वो इसी तरफ आ गए, और उनको अब समझ नहीं आ रही कि हम सच क्या करें। तो इंशाल्लाह सच भी जल्दी आ जाएगा सामने। हम उनको बता रहे हैं कि मैं राना साहब जरा खालिद चिश्ती साहब हैं, बेर को मडोरा। सर, मैं ज़रा सर से भी थोड़ी सी बातचीत करूं, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। चिश्ती साहब, सर हम कम्युनिकेशन वॉर के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन ये जो ड्रोन्स हवा के अंदर आते हैं और इंडिया अपनी फ़िज़ाओं में खुद ही छोड़ता है, खुद ही उसको तबाह करता है, फिर पैनिक अपने आवाम के अंदर इतना उन्होंने कर दिया है कि अपने आईपीएल का ही बेड़ा गर्क कर लिया। रात को नई खबर आ गई कि पहले वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान हमला करने वाला था, इसलिए आईपीएल बंद हो गया। रात खबर उन्होंने ये देना शुरू कर दी कि जी लाइटें ख़राब हो गई थी। तो ये जो दौरान जंग इस तरह का दौरा पड़े, इसको सर क्या कहते हैं मिलिट्री की ज़बान के अंदर? ये खौफ है हमारी एयरफोर्स का, क्या है सर? बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका और आपके चैनल का, और अस्सलाम वालेकुम आपको भी, राना साहब को भी। देखिए,
अब आपने समरी पहले ही बता दी है कि अब इतनी बड़ी एयरफोर्स, जितनी हाइप क्रिएट की उन्होंने इतने दिनों में, पहलगाम करवा कर 15 दिन शोर मचाया, बड़ी अच्छी पोस्चरिंग की पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल से ऑब्वियसली डिफेंसिव पोस्चर रखी क्योंकि हमने तो इनिशिएटिव करना नहीं था। और ये आपके नाज़रीन की इंटरेस्ट लिए मैं अर्ज करता चलूँ कि जो इनिशिएटिव लेता है या जो ऑफेंस लॉन्च करता है उसके बाद बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस ये होते हैं कि वो अपनी मर्जी का वेपन सिस्टम चूज करता है, अपनी मर्जी की टारगेटिंग करता है, अपनी मर्जी की कंसंट्रेशन कर सकता है, और अपनी मर्जी का सबसे बड़ा है टाइमिंग चूज कर सकता है। जो डिफेंसिव होता है उसके पास नहीं होती, वो गेस मोड में होता है, वो स्पेकुलेशन होता है, वो अंदाजे लगा रहा होता है, वो हर जगह डाइल्यूट हो रहा होता है कि शायद उधर से आ जाए, इधर से आ जाए। तो 15 दिन में बड़ी अच्छी पोजीशन रखी अपनी। अब फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि चलें आप थोड़ा सा स्टेप अप करते हैं। उन्होंने 4 राफेल प्लस पीछे पूरा पैकेज भेजा, क्योंकि मीडिया आपका रिपोर्ट कर रहा है सिर्फ 4 जहाज, बट मैं आपको कंफर्म कर सकती हूँ पूरा पैकेज था। अब जो भी उनके साथ हुआ, जो कॉमनली, अब क्योंकि जैमिंग लफ्ज हो रहा है जो टेक्निकली तो नहीं ठीक, लेकिन जैमिंग मैं उसको कहूंगा कि उनकी मेंटल डिग्रेडेशन कर दी, अब उसको जैमिंग कह लें या जो भी नाम दे लें। तो वो आपने पुश बैक किए जहाज, और उनको आप लोग टर्म यूज कर रहे हैं इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी श्रीनगर पर, मैं कहता हूँ पैनिक लैंडिंग करनी पड़ी उनको श्रीनगर। अब वो श्रीनगर जब लैंड कर गए तो हिसाब किताब तो लोगों पे और चढ़ गया। लोगों ने कहा कि ये किस तरह की हमारा एक्शन था ऑफेंस का, जिसके अंदर आप खुद ही जाके लैंड करके और जान बचाई, कि शुक्र जहाज उतार लिया हमने। तो प्रेशर आपका खुद ही क्रिएट किया हुआ है। ये वो सेक है जो जिसको कहते हैं ना, अब हमारे लिए लगाया जा रहा था, वो हीट में खुद आना शुरू हो गए। अब ऊपर से प्रेशर और माउंट होना शुरू हो गया उनको, लोगों का, कि अब कुछ तो करो। उन्होंने कहा चले कुछ करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि पूरा फ्लीट, ऑलमोस्ट 34-35 जहाज राफेल जितने हिंदुस्तान के पास हैं वो, प्लस 40 जहाज और इकट्ठे किए रात को 6-7 की दरमियानी रात को। उन्होंने कहा कि अब हम आते हैं पाकिस्तान की सरहद के करीब और हम 80 के 80 जहाज उड़ाएंगे। 2 प्लान थे उनके, उसमें कुछ जहाज थे जो स्टैंड ऑफ वेपन शूटिंग के लिए उन्होंने मुख्तस किए हुए थे, कि जिन्होंने वेपन अपने मुल्क के अंदर रहते हुए फायर करना था, जो हमारे लगे इधर आके, वो लंबी हिस्ट्री है, सबको पता लग गया कहाँ लगे। उसके बाद बाकियों का मोस्टली प्लान ये था उन जहाजों में से कि वो शूटर एक्ट करेंगे। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जहाज जितने भी एयरबोर्न होंगे, ये तकरीबन 80 जहाज है, तो ये अपॉर्चुनिटी फ्लीटिंग शूटिंग करेंगे। यहाँ में 1, 2, 4 को मारा, हमारा काम पूरा हो जाएगा, फतह हमारी हो जाएगी, और हम कहेंगे जी हमने पनिश कर दिया। अब आप सोचिए, बेस्ट एयरक्राफ्ट राफेल उड़ के आया। मैं हमेशा, मैं जितने दिनों से मीडिया आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं एज ए फाइटर एयरक्राफ्ट, एज ए फाइटर पायलट मैं उसकी इज्जत करता हूँ जहाज की। बड़ा कॉम्पिटेंट जहाज हम भी करते हैं सर, हम भी जहाज की इज्जत करते हैं, लेकिन चलाने वाले ने क्या किया है हम भी उस पर सवाल कर रहे हैं। तो जो हम तो चलाने वाले की बात कर रहे हैं, वही मैं बात कर रहा था। तो फिर आपने क्या किया कि सर आप एक्स सोल्जर हैं, आप उसकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन हम नहीं इज्जत करते उसकी। ये मेरे और आपके दरमियान डिफरेंस है। जाहिर है कि आप सोल्जर हैं, आप दूसरे सोल्जर की इज्जत करते हैं, ये आपको पढ़ाया गया, सिखाया गया। हम इज्जत नहीं करते, हम कहते हैं वो अनाड़ी था जिसने राफेल को ही बदनाम कर दिया। नहीं, मैं इज्जत उसकी नहीं कर रहा कि जो जिनको उड़ाना ना आए जहाज। मैं कह रहा था बगैर पायलट के अच्छा जहाज है, ये कहना चाह रहा था मैं। जब तक पायलट बैठे और इस तरह की परफॉर्मेंस करे कि 75 जहाज लैंड किए, 5 मलबा लैंड किया जमीन पर 5 जहाजों का, तो ये सारा कुछ होने के बाद अब आप देखिए प्रेशर कितना माउंट हुआ उनके ऊपर, हिंदुस्तानी के ऊपर। ये कौन सी एयरफोर्स है जो 1000 फाइटर जहाज पेनो शेड में खड़ी करती है, फिर उसमें से बेस्ट 80 चुनती है, फिर उनको हवा में पिच करती है, और चंद एक J-10C और चंद एक F-17 थंडर या F-16 जितने उड़ रहे थे, उनमें से एक को भी नहीं मारा। मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैं प्रीव्यू हूँ, मैं उस रात जाग रहा था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के साथ इन टच था, और मुझे लंबा आइडिया हो रहा था कि कितने मारे गए। और यकीन करें, मैं आपके नाज़रीन के लिए इत्मीनान और खुशी के लिए बताता चलूं कि जब वो काउंट कर रहे थे, मुझे 1, 2, 3 आई, तो मैंने वाकई पूछा, मैंने कहा ये जहाजों की बात ही कर रहे हैं ना? तो मुझे यकीन नहीं आया। मैं समझ रहा था 1 या 2 भी मार ले तो बहुत बड़ी बात हो। अच्छा चिश्ती साहब, इसमें ये एक चीज़ और फरमा दीजिएगा सर, ये मॉडर्न वारफेयर है, इसके अंदर क्या ये पॉसिबल है कि हम एक जहाज गिर जाए, उसके डिजिटल सिग्नेचर को छुपा लें, हम मुकर जाएं कि हमारा कोई जहाज ही नहीं गिरा? रात उन्होंने हमारे F-16 गिरा दिए थे, हमारी नाकिस मालूमात में तो पाकिस्तान ने F-16 उड़ाया ही नहीं है। उन्होंने रात 2 गिरा दिए थे। वो फिर मुझे एक किसी ने भेजा कि एक मदनी मुन्ना है, उसका उसने जहाज भेज दिया कि शायद ये ना पकड़ लिया हो पायलट। हमने फिर मालूमात की तो वो भी नहीं पकड़ा गया था, वो भी सो रहा था अपने घर पे। तो अभी जो आपका सवाल है ना कि पता लग जाता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और कंफर्मेशन अवेलेबल है। तफसील में मैं सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन की नहीं जा सकता वेपन की वजह से, उसकी सामने को प्रोटेक्ट करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी, तो वो मैं डिटेल में, लेकिन मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ आपको कि यस 100% आपको कंफर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली
और फिर जाहिर है अदर सोर्सेज भी होते हैं, ह्यूमन एंड अदर सोर्सेज, जिससे आप रैकेज भी तो फिजिकली रैकेज कहाँ छुपाएंगे, वो तो जमीन पे ही आना होता है, तो वो कितने लोगों से छुपाएंगे आप, एक बात। दूसरा तीसरा डायमेंशन होता है, आप राफेल को प्रेशराइज कर देंगे, उसको बुली करेंगे कि देखो तुमने नहीं बताना क्योंकि हम तुम्हारे कितने 50 साल से कस्टमर है, क्योंकि हमने तुमसे जैगुआर खरीदा, हमने तुमसे मिराज 2000 खरीदे, अब हमने राफेल खरीदा 9-10 बिलियन के खरीदे, तो अब आपने नहीं बताना, तो चलो राफेल तो अपने बिजनेस की वजह से एक ऑब्लिगेटरी समझ के कस्टमर केयर के सेंस में चुप कर जाएगा। लेकिन सर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर नहीं होते सर ये सारा कुछ ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि दुनिया, मैं जो रॉयटर्स की खबर में मेरे सामने थी कुछ देर पहले ही, दुनिया इस बात के ऊपर जो है वो इस वक्त ये इस ऑब्जर्वेशन की तरफ जाना चाहती है कि आखिर राफेल को बैटल फाइट के अंदर जो भी उसको नाम दे लें, डॉग फाइट दे लें, एरियल फाइट दे लें, जो भी पता नहीं क्या नाम इसका बनेगा, उसमें राफेल तबाह कैसे हो गया। सर दुनिया के लिए तो सब्जेक्ट है ना, ये तो पढ़ाया जाएगा कोर्सेज के अंदर, जिस तरह अभिनंदन को पढ़ाया जाना चाहिए कि उस बेचारे के साथ क्या हुआ था। तो मुझे उसके ऊपर बड़ा तरस आता है, उसको मारा भी था, उसकी आंख भी सूज गई थी बेचारे की, हम चाय करते हैं, उस बेचारे को इतना मारा था मकामी लोगों ने, और फिर फौजियों ने बचा भी लिया था, वो सारी एक कहानी है। लेकिन सर ये पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई ऐसे निकल जाएगा कि राफेल कंपनी छुपा लेगी, हिंदुस्तान मुकर जाएगा और मामला खत्म हो जाएगा। सर ये इस तरह से हो सकता है? ये देखिए, कल मैंने भी रॉयटर को एक इंटरव्यू दिया है सर, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये किस कैटेगरी में आप रखते हैं इस मिशन को, जो आप अभी बात कर रहे थे, किस कैटेगरी का ये मिशन था। मैंने कहा इसकी कोई कैटेगरी मैंने ना पढ़ी है ना पढ़ाई है, मैं एनडीयू में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस तरह की कैटेगरी नहीं पढ़ी कभी। क्यों नहीं पढ़ी? देखिए, नॉर्मली हम जैसे फाइटर पायलट्स को कहा जाता है कि आप दो कैटेगरीज के ब्रॉड मिशन होते हैं। फर्दर डिटेल्स, एक होता है डिफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशन और एक होता है ऑफेंसिव काउंटर। डिफेंसिव होता है जो आपने डिनाई करना होता है दुश्मन मुल्क को हमला करने से या पेनिट्रेट करने से या इफेक्टिव टारगेटिंग करने से, यानी उसको मजामत देनी होती है। ऑफेंसिव होता है जब आप अंदर जाते हैं, घुसते हैं अंदर और उनके टारगेट्स को भी मारते हैं और जो जहाज फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी दे या जो रेजिस्टर्स को भी मार गिराते हैं। ये अजीब आउट ऑफ टेक्स्ट बुक ये मिशन था, जिसके अंदर पायलट तो गए थे डिफेंसिव काउंटर ऑपरेशन के, कि दुश्मन के जहाज 80 आए हैं, हमने इनको घुसने नहीं देना, अपनी तरफ बॉर्डर नहीं पार करने देना, बॉर्डर नहीं पार करने दिया। तो ये नौजवान पायलट जिनको मैं कह रहा हूं कि अभी मैं चंद हफ्ते पहले मैंने इनकी अपने यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री अपना मेरा है, मेरे नाम से ही है, मैंने उनके लिए इनका इंटरव्यू किया था। तो मैं उन पायलट्स को विजुलाइज कर रहा था जब मुझे पता लगा कि इन ही बच्चों ने, जिनका मैंने वीडियो इंटरव्यू डाला है, और उनके जज्बात उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इनको चंद हफ्तों बाद एक्चुअल वॉर में जाना है। जब मैंने पूछा कि जंग लगी तो क्या करोगे, उन्होंने कहा सर एक इंच का दिफा करेंगे। तो मुझे नहीं पता था कि चंद हफ्ते बाद इन बच्चों को डिफेंड करना पड़ेगा पाकिस्तान। दूसरी बात, ये अजीब कॉम्बिनेशन है मिशन की वफाद साहब, कि ये इन्होंने डिफेंसिव काउंटर को ऑफेंसिव काउंटर में कन्वर्ट कर दी। एक ही मिशन में कभी नहीं होता ये, यानी शूटिंग करना शुरू कर दी, ये ऑफेंसिव काउंटर में होता है। तो इन्होंने सोचा कि चलो एक 2 in 1 कर देते हैं। स्ट्रेंज, उसकी वजह से सारी फ्रस्ट्रेशन आपको नजर आ रही है। देखें, जब आपकी स्ट्रेंथ होती है तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन की तरफ नहीं जाते, और अगर आप फ्रस्ट्रेशन की तरफ चले जाएं तो अंग्रेजी में कहते हैं when the emotions jump, the intelligence drops।